अमेरिका का रहने वाला एक मर्सिनरी यानी भाड़े का कातिल, जिसका पेशा यह है कि जहां भी गृहयुद्ध जैसी स्थिति हो या उसे भड़काने की आवश्यकता हो वहां पाया जाता है। चाहे कोलंबिया हो, चाहे लीबिया हो, चाहे इराक हो, वो कभी पत्रकार, कभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनकर वहां पहुंच जाता है और अपने मिशन को अंजाम देता है। क्या मिशन होता है? आपको 2011 में गद्दाफी के खिलाफ लीबिया के रेबल्स की जंग याद होगी। आपको वेनेजुएला में ड्रग कार्टेल के पैसों पर वहां गृहयुद्ध की स्थिति याद होगी। इन सभी में एक शख्स का बड़ा रोल था। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इसी शख्स को 2008 से 2010 के बीच 20 बार गिरफ्तार करके छोड़ा गया। इससे आप इस व्यक्ति के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। यह व्यक्ति दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यह सब कुछ करने के बाद हिंदुस्तान आया और पकड़ लिया गया। नाम है मैथ्यू वैन डाइक। और दुनिया भर में बवाल फैलाने के बाद जब ये भारत आया तो कलकत्ता के एयरपोर्ट से भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा इसे पकड़ा गया। अकेला नहीं था ये, इसके साथ 6 और यूक्रेनी नागरिक को लखनऊ और दिल्ली से पकड़ा गया है। हमें समझना होगा कि इन्हें कैसे पकड़ा गया, इनके मंसूबे क्या थे, ये यहां क्या करने आए थे और इन लोगों के बारे में अभी तक क्या जानकारी निकलकर सामने आई है। सबसे पहली बात यह समझिए कि इन सभी पर आरोप लगे हैं कि म्यांमार के अंदर उग्रवादी और अलगाववादी ताकतों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग किस चीज की दे रहे हैं? AK-47 से लेकर ड्रोन वॉरफेयर तक की ट्रेनिंग, और न सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि यूरोप से इंपोर्ट करके ड्रोन तक इनको युद्ध के लिए मुहैया करवा रहे थे। और उन ड्रोन वॉरफेयर में ट्रेंड मिलिटेंट्स का इस्तेमाल म्यांमार के अंदर हो रहा था गृहयुद्ध के लिए, और उसके बाद भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जो म्यांमार के साथ सीमा शेयर करते हैं वहां पर हिंसा भड़काने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले मणिपुर में एक स्टारलिंक डिवाइस मिली थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां तक स्टारलिंक क्या करने और कैसे पहुंची होगी। कैसे भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार हिंसा का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल यह सब कुछ अचानक नहीं होता है। सच यह है कि कुछ शक्तियां हैं जो वक्त वक्त पर चाहती हैं कि एशिया की उभरती हुई महाशक्ति भारत को निशाना बनाया जा सके। लेकिन भारत दिन ब दिन मजबूत होकर ही उभर रहा है, और मैथ्यू का पकड़ा जाना और उसके साथ 6 यूक्रेनियंस का पकड़ा जाना इसी मजबूती का एक उदाहरण है। जब दुनिया का हर ताकतवर देश किसी ना किसी रूप से युद्धग्रस्त है तो ऐसे हालत में भारत को स्थिर और शांत कुछ लोग नहीं देखना चाहते हैं। और मैं यह भी कह रहा हूं कि भारत की पूर्वी सीमा पर इसीलिए दुनिया की हर उस ताकत की नजर रहती है जिसे भारत से खतरा नजर आता है, चाहे वो पड़ोसी चीन हो या हजारों किलोमीटर दूर का अमेरिका। इस पूरे प्लॉट को समझने के लिए हमें विस्तार से जानना होगा कि असल में ये लोग कौन हैं। वहीं से कहानी खुलेगी, और खास करके समझना होगा कि मैथ्यू वैन डाइक कौन है। तो NIA के द्वारा कलकत्ता एयरपोर्ट से गिरफ्तार ये शख्स वैन डाइक सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल सोली का संस्थापक है। खुद को कई मौके पर ये अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बताता है और वक्त के साथ खुद को एक रेवोल्यूशनरी फाइटर भी बता देता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मिलिटरीली ट्रेंड है, वॉरफेयर की सारी समझ है, सिक्योरिटी स्टडीज में मास्टर्स किया हुआ है, उसे नैरेटिव बनाना भी आता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के जरिए, और वो अपनी इस पूरी आइडेंटिटी के साथ एक नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर, एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर लड़ने वाला मर्सिनरी है, और ये आकर के प्रकट होता है। वैन डाइक को एक स्पेशल केस से समझिए। इसके पास ट्विटर यानी X की फॉलोइंग है, और वहां खुद दावा करता है कि पिछले 1 दशक से वह दुनिया के सबसे खतरनाक संघर्ष क्षेत्रों जैसे सीरिया और लीबिया जैसे युद्ध क्षेत्रों में सक्रिय रहा है। असल में अगर कहें तो एक प्रॉक्सी के तौर पर इसने यहां पर काम किया है। यहां एक अजीब सा सवाल खड़ा हुआ कि ये यहां तक कैसे पहुंचा, इतना सब कुछ इसने कैसे हासिल कर लिया कि जहां दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां लड़ रही होती हैं उसके बीच एक अदना सा शख्स क्यों जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए आपको इसके जन्म से यानी शुरू से कहानी को समझना होगा। वैन डाइक का जन्म 1981 में अमेरिका के बाल्टीमोर मैरीलैंड में हुआ था। उसने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के एडमंड ए वॉल्श स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विसेज में सिक्योरिटी स्टडीज में मास्टर्स किया था। शुरुआत में इसका बिल्कुल प्लान अलग सा था। वो कैमरे के जरिए अरब दुनिया को समझना चाहता था, एक ब्लॉगर के तौर पर। इसी मकसद से वो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में मोटरसाइकिल से घूमता रहा। सोचकर देखिए, एक सिक्योरिटी स्टडीज में मास्टर्स किया हुआ आदमी उस इलाके में क्यों घूम रहा था, वो इलाका जो अमेरिका का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी आपको आगे समझ में आएगा। 2011 का अरब स्प्रिंग आपको याद होगा, यहां से कहानी पलटती है।
जैसे ही लीबिया में सिविल वॉर शुरू हुई, वैन डाइक उस समय पर फिल्म बना रहा था, लेकिन उसके बाद वो फिल्म बनाने तक सीमित नहीं रहा। वो खुद गद्दाफी के खिलाफ चल रहे विद्रोह का हिस्सा बन गया। कहा जाता है कि उसे कोलंबिया की ड्रग कार्टेल से पैसा मिला। लड़ाई के दौरान वो गद्दाफी की सरकार के हाथों पकड़ा गया और करीब 6 महीने तक अकेले कैद में रहा। किसी तरह वहां से निकलकर वो फिर से उसी युद्ध के मैदान में लौट आया। मेरे हिसाब से यहीं से उसकी कहानी पूरी पलटनी शुरू हो गई। एक ऑब्जर्वर की इमेज अभी तक उसकी थी, वो उससे निकल करके वो वॉर का एक्टिव पार्टिसिपेंट बन गया। एक बात और ध्यान रखिए, उसके साथ जिन लोगों ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी, उनमें से अधिकतर लोग अमेरिका के FBI, CIA, विदेश मंत्रालय या जो रक्षा विभाग है या जो बड़े बड़े थिंक टैंक हैं वहां पर चले गए। इसके आगे का विश्लेषण आप खुद कर सकते हैं कि ये कितने बड़े सर्कल से होकर के आ रहा था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इसने भी CIA ज्वाइन करने के लिए उसके पूरे प्रोसेस को फॉलो किया था, लेकिन आखिर में फेल हो गया। CIA ने इसे कहा कि हम बाद में तुमसे टच में रहेंगे। अब वो टच कहां तक हुआ या नहीं हुआ, ये अभी भी एक प्रश्न है। इसके बाद इसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम पॉइंट एंड शूट है। इसकी फिल्म को 2014 में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ट्राइबेक फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड भी मिला। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, डेली मेल जैसे बड़े बड़े अमेरिकी संस्थानों के द्वारा इसे लेखक के तौर पर पेश किया गया। हिस्ट्री, जो एक फेमस डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर चैनल है और पूरा संस्थान है, उसके द्वारा इसे बाकायदा एक सीरीज में फीचर किया गया। कई और चैनल्स के द्वारा इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई जिनमें मेन कंटेंट इसकी कहानी का यह था कि कैसे ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध लड़ रहा है। खैर, लीबिया के बाद 2014 में ही वैन डाइक ने सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल, सोली की स्थापना की। कागजों पर ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनका दावा है, लेकिन असल में ये एक मर्सिनरी सप्लाई करने वाली कंपनी है। UN मर्सिनरी कन्वेंशन के अनुसार ये काम इलीगल है, लेकिन दुनिया में ये बंद नहीं हुआ है। भाड़े के लड़ाके दुनिया भर में लड़ते हैं। अभी रशिया यूक्रेन वॉर में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है कि दोनों तरफ से मर्सिनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगानिस्तान वॉर के समय एक पूरा नेटवर्क बेसिकली इसी काम को करने के लिए बनाया गया था कि रशिया और अमेरिका की जगह पर वो आकर के यहां पर लड़े। रशिया यूक्रेन वॉर जिसका हमने जिक्र अभी किया, वहां पर यूक्रेन की तरफ से यह शख्स खुद एक्टिव पार्टिसिपेंट है। मार्च 2022 से यह शख्स और इसकी मर्सिनरी कंपनी यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ने का काम कर रही है। और इसके बारे में जो अब सूचनाएं निकल के आ रही हैं, उसके मुताबिक दुनिया में घूम घूम करके यूक्रेन के दुश्मनों के खिलाफ अब यह काम कर रहा है बतौर मर्सिनरी। अभी म्यांमार में जो सरकार है उसे रूस का समर्थन प्राप्त है। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार के विद्रोही गुटों पर म्यांमार सरकार के साथ साथ भारत की भी कड़ी नजर है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत म्यांमार के साथ करीब 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी और संवेदनशील सीमा साझा करता है। म्यांमार की अस्थिरता का सीधा असर हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों, खासकर मणिपुर और मिजोरम पर पड़ता है। अब जो चौंकाने वाली सूचनाएं सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक मैथ्यू वैन डाइक और उसके साथी इन्हीं रेबल्स को गुरिल्ला वॉरफेयर और ड्रोन तकनीकी की ट्रेनिंग देने के लिए म्यांमार के रास्ते भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी की वजह से इनके मंसूबे कामयाब हों उससे पहले ये पकड़ लिए गए। इसके बाद अगर हम उन 6 यूक्रेनियों के विषय में जानने की कोशिश करें तो उनमें से एक की आइडेंटिटी निकलकर सामने आई है। इसका नाम है मरियन स्टेफनकीव। और इसकी जब भारत की NIA की हिरासत में जाने के वक्त की वीडियोस निकलकर सामने आई, खबरें निकल के सामने आई, तो पूरी दुनिया में चर्चा बनी कि एक यूक्रेन का व्यक्ति भारत में गिरफ्तार हुए 6 लोग। यूक्रेन के एक पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसके बारे में फिर जानकारी देते हुए लिखा कि ये यूक्रेन का एक आतंकवादी है और एक फेमस ग्रुप अराट्टा बटालियन का हिस्सा है। और आखिर में व्यंग्यात्मक रूप से उसने लिखा कि ये लोग भारत में लोकतंत्र स्थापित करने आए थे। अगर आपकी याददाश्त आपका साथ दे तो याद करिए कि दुनिया में घूम घूम कर भारत से जनता द्वारा चुनी गई सरकार को हटाने के लिए विदेश की मदद कौन मांग रहा था? विदेशों की मदद, वेस्टर्न पावर्स इंटरवीन करें, इसकी मदद कौन मांग रहा था? नहीं याद आ रहा है तो मैं बताता हूं, श्री राहुल गांधी जी पूरी दुनिया में घूम घूम कर कह रहे थे कि भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं कोई बेवजह का प्लॉट नहीं तैयार कर रहा हूं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो डॉट्स को कनेक्ट किया जाना चाहिए, उसी के जरिए हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। जब हमने इस यूक्रेनी आतंकवादी के बारे में और जानकारी निकालनी चाहिए तो हमें इस व्यक्ति का एक इंटरव्यू मिला। इस वीडियो को द स्टोरी ऑफ अ हीरो मरियन स्टेफनकीव, वॉलंटियर ऑफ द अराट्टा बटालियन के नाम से आज से करीब 5 साल पहले एक यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया गया है। उसमें यह खुद बताता है कि इसने ड्रोन को वॉर के लिए अपनी पढ़ाई के दौरान चलाना सीखा। और आपको पता ही है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अभी ईरान और इजराइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट तक ड्रोन वॉरफेयर कितना हाईटेक वॉर टूल के तौर पर स्थापित हुआ है।
सोचकर देखिए इस तरह के लोग भारत में क्या कर रहे थे। ये भाड़े के लड़ाके किसके कहने पर यहां ऑपरेट कर रहे थे? भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों पर कुछ ताकतों की नजर है, क्या उनकी तरफ से ऐसा कुछ किया गया है? इनमें से एक राज्य जो मिजोरम है, बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है और 11 मार्च 2025 को मिजोरम के मुख्यमंत्री के द्वारा दावा किया गया था कि करीब 2000 यूक्रेनी वेटरन यानी यूक्रेन की सेना के लोग म्यांमार में घुसे हैं और इन्होंने मिजोरम की राजधानी का भी एक बार दौरा किया है 2024 में। और इसके बाद उन्होंने इन रेबल्स को ट्रेन करने का भी काम किया जो इस पूरे इलाके को अशांत करते हैं। कुल मिलाकर अगर हम इस एक यूक्रेनी और एक अमेरिकी की प्रोफाइल के आधार पर चीजों को समझने का प्रयास करें तो यह एक खतरनाक संकेत देता है। बहुत सारी डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं जिन्हें एनालाइज किया जाना आवश्यक है और ये इस बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट और अधिक करता है कि हमें अपनी सीमाओं के अंदर कौन रह रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसे बेहद गंभीरता से समझने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। अमेरिका जैसे देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के भी आज तक आश्वस्त नहीं हो पाए हैं, तो हमें और अधिक गंभीरता से देखने समझने की आवश्यकता है और इसी के बहाने हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भारत का पूर्वी क्षेत्र अभी भी खतरे की जद में है। उसके खिलाफ साजिश के तहत एक तैयारी कॉन्स्टेंटली चल रही है और यह भी समझने की आवश्यकता है कि हमारी सीमाओं के बगल के देशों की अस्थिरता भी हमें प्रभावित कर सकती है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा बहुत तत्परता के साथ इन सभी को जो मूव हो रहे थे, जो किसी न किसी मिशन के साथ में लखनऊ, दिल्ली और कलकत्ता के अलग अलग एयरपोर्ट से ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, उनको पकड़ा गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ लगातार इंटेरोगेशन जारी है। दुनिया भर के, चाहे वो अमेरिका हो जहां का नागरिक ये मैथ्यू है और इसके अलावा जो यूक्रेन के पकड़े गए हैं, इन दोनों देशों की तरफ से अभी एक तरह का बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया आ रही है या फिर न देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या एक खतरनाक साजिश भारत के खिलाफ चल रही है? दुनिया भर की कुछ ताकतें ऐसी हैं जो भारत को भी डिस्टर्ब करना चाहती हैं, जो हमारे पूर्वोत्तर में डिस्टर्बेंस चल रही है, जिसको डोमेस्टिक एक इशू बता करके हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या उसके पीछे कोई विदेशी साजिश है जो लगातार उसको फ्यूल अप कर रही है? इन तमाम चीजों को अगर हम देख करके एक अंत में पहुंचने की कोशिश करें तो कुछ ऐसी ही तस्वीर बन करके नजर आती है। हालांकि किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले जरूरी यह है कि सरकार की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से तमाम जो इंटेरोगेशन होता है, तमाम जो सवाल जवाब होते हैं, तमाम जो जांचें होती हैं, उसके बाद कौन सी तस्वीर निकलकर सामने आती है उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये अभी तक जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, एक मर्सिनरी जो कम से कम 3 युद्धों का हिस्सा रहा हो, वो अब जब भारत ट्रैवल कर रहा है तो हमारे सामने एक अलार्मिंग सिचुएशन खड़ी होती है जिसे गंभीरता के साथ देखने और समझने की आवश्यकता है। हमने कोशिश करी कि आपको उन तमाम जानकारियों के साथ रूबरू कराया जा सके जो अभी की स्थिति में हमें जानना जरूरी है भारत के नागरिक के तौर पर, कि हमारे देश में कुछ विदेशी ऑपरेटिव्स जो आ रहे हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह भी जानना जरूरी है कि सरकार हमारी, गवर्नमेंट हमारी एजेंसियां कितनी तत्परता के साथ उस चीज को रोकने की कोशिश कर रही हैं और उनको पकड़ करके और उनको इंटेरोगेट किया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उनसे क्या जानकारियां निकल करके सामने आई। आपको ये बातचीत कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी राय क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।